चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना करंट का एक नया टॉपिक। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना, अमृत हेरिटेज कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम्स। तो सबसे पहले तो ये आजकल खबरों में है, क्यों खबरों में है उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे इस स्लाइड्स में। इसके अलावा इसके बारे में जानेंगे कि ये योजना क्या है और इसका रामसर साइट से क्या रिलेशन है, और फिर रामसर साइट्स के बारे में भी जानेंगे कि भारत में रामसर साइट्स कितनी हैं और क्या रामसर साइट्स होती हैं। तो ये अमृत हेरिटेज योजना किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। और सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है यहाँ पर कि ये अमृत धरोहर योजना जो है वो रामसर साइट से रिलेटेड है, तो इसलिए रामसर साइट्स के बारे में भी जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम लोग रामसर साइट्स के बारे में इस स्लाइड में जानेंगे, जो हमारे एनवायरनमेंट और करंट दोनों से ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रामसर साइट जो है वो कहाँ पर है, कौन सी रामसर साइट कौन से राज्य में है, उनका मिलान करने को भी आता है। और साथ में ये भी पूछता है कि कितनी रामसर साइट्स हैं और रामसर साइट्स कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत आर्द्र भूमि टूरिज्म के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की अगुवाई की है। इस पहल की शुरुआत जून 2023 में की गई थी, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्र भूमि, विशेष रूप से उड़ीसा की चिल्का झील तथा हरियाणा स्थित सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जैसे रामसर साइट्स पर पर्यटन प्रथाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार की योजना जो है वहां पर रामसर साइट्स में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम लोगों को क्योंकि इसमें रामसर साइट्स का वर्ड आया है तो उसके बारे में भी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ रामसर साइट्स के बारे में भी जानेंगे कि कौन सी रामसर साइट्स कहाँ पर है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया लिया है इस चीज़ का, रामसर साइट्स के बारे में हम लोगों को पता है थोड़ा बहुत। तो अब आजकल क्या हो रहा है उसमें करंट में क्या न्यूज़ बन रही हैं, तो इसलिए इसको हम लोगों ने करंट्स में ऐड किया है। ठीक है, आप लोग अगर ये जानते होंगे कि पहले 75 रामसर साइट्स थी 2023 में, लेकिन अब कितनी हो गई हैं, अब 80 हो गई हैं, 80 हो चुकी हैं, 5 नई ऐड हुई हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस स्लाइड में। तो ये योजना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से की गई है। यानी कि 2 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और उन दोनों की ये क्या है, संयुक्त योजना है। क्योंकि जो टूरिज्म को अगर प्रमोट करना है तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इम्पोर्टेंस रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग रामसर साइट्स को प्रमोट कर रहे हैं एज अ टूरिज्म सेक्टर, तो पर्यावरण मंत्रालय भी इसमें अपना योगदान देगा। आर्द्र भूमि के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय समुदाय के लिए जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों एवं आय सृजन को बढ़ाने के लिए इस योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तो इस योजना के तहत क्या क्या फायदे होने वाले हैं, तो हमारी जो बायोडायवर्सिटी है जिस पे आजकल बहुत सारा खतरा है ना, बायोडायवर्सिटी लॉस का एक चैलेंजेस है हम लोगों के सामने, तो बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसको अगर हम इस प्रकार की योजनाएं लागू करते हैं तो जाहिर सी बात है जो जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन हो सकता है, संरक्षण हो सकता है। सिमिलरली कार्बन स्टॉक का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि कार्बन सिंक करते हैं ये लोग। ठीक है, जैसे CO2 की मात्रा अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो कार्बन स्टॉक क्या होते हैं, या जो कार्बन को सिंक कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा CO2 है हमारे एनवायरनमेंट में उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। फिर इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये टूरिज्म कैसा है, क्योंकि इको फ्रेंडली टूरिज्म है। ठीक है, इको फ्रेंडली का मतलब यहाँ पे हम लोग एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इससे क्या होगा, टूरिज्म का भी प्रमोशन होगा। योजना का प्राथमिक उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्र भूमियों पर रणनीतिक रूप से उच्च मात्रा वाले पर्यटन में से उच्च मूल्य वाले प्राकृतिक पर्यटन में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें इनका जो टारगेट है वो आपको हाई वैल्यू की तरफ
आपको ट्रेंड कर रहा है कि आपका जो प्राकृतिक पर्यटन है, यानी कि जो हम लोग नेचुरल टूरिज्म की बात करते हैं, तो उसको ये प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। फिर क्या बताता है ये, इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में रामसर स्थलों यानी कि रामसर साइट की प्राकृतिक पर्यटन क्षमता का उपयोग कर स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना। तो जाहिर सी बात है, जब टूरिज्म प्रमोट होगा तो जो लोकल एरिया है वहाँ का भी डेवलपमेंट होगा, और साथ में वहाँ पर जब टूरिज्म पहुँचेंगे तो जो लोकल पीपल होंगे उनकी जो लाइवलीहुड होगी वो बढ़ेगी, उनके पास अवसर भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे, है ना। तो इस चीज़ के लिए भी ये काम कर सकता है क्या हमारा टूरिज्म, इस प्रकार का। ठीक है, क्रियान्वयन क्या करना है, क्रियान्वयन कैसे होना है इसका, तो ये देख लीजिए। यह योजना विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों, एजेंसियों, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरणों, औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थानों, औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थान का मतलब जो एनजीओ होते हैं, है ना, जो सोसाइटी में जो हमारे एनजीओ होते हैं, लाइक जैसे हम लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, ठीक है, उन लोगों का भी इसमें क्या है कंट्रीब्यूशन रहेगा, और साथ में जो इंडिविजुअल पर्सन है उनका भी एक नेटवर्क बनेगा जो इस प्रकार के उद्देश्य को हासिल करेंगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा फोकस कर रही है हमारी सरकार इस चीज के लिए, रामसर साइट्स के लिए, और इसी के कारण ही क्या है कि हम लोगों ने हमारी जो रामसर साइट्स है हमारे देश में वो 80 हो गई हैं, 80 हो गई हैं। ठीक है, तो अब जब इतनी सारी रामसर साइट्स हो गई हैं तो उसका अब यूटिलाइजेशन करना है ताकि हमारी इकोनॉमी है वो बढ़े। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, टूरिज्म को प्रमोट करना इस प्रकार के जगहों पर। ठीक है, तो देखते हैं फिर ये क्या है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और कौशल विकास के लिए कैसे काम कर रही है। तो योजना के तहत 16 चिन्हित रामसर स्थलों में से 5 को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, यानी कि पहले छोटे स्तर पर इसका ट्रायल किया जाएगा। अगर ये जो योजना है वो सक्सेस होती है, उन ट्रायल जो हमारे 5 रामसर साइट्स हैं, तो ये उसके बाद 16 और जो रामसर साइट्स हैं उस पर लागू होगा, और फिर भारत के जितने भी रामसर साइट्स हैं उन पर ये लागू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सक्सेस होती है तो, अगर नहीं होती है तो फिर तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इन पायलट स्थलों में आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है, हरियाणा में है, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। और बाकी ये काफी इम्पोर्टेंट आपका नेशनल पार्क भी है जो हरियाणा में है। भीतरकनिका मैंग्रोव्स है आपके उड़ीसा में, चिल्का लेक है आपकी उड़ीसा में, सिरपुर एमपी में है, और यशवंत सागर भी आपका एमपी में है। तो टोटल आपके 3 राज्यों के 5 रामसर साइट्स में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आप याद रखिएगा, ये सिरपुर नेशनल पार्क, ये सिरपुर जो है वो नेशनल रामसर साइट जो है एमपी में है, यशवंत सागर भी आपकी एमपी में है। प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम, अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम, जो 30 घंटे पर 15 डेज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका, जो आपको जिसका नाम अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम है, जिसमें या तो 30 घंटे का ट्रेनिंग सेशन है या फिर 15 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और पर्यटन नाविक प्रमाण पत्र पर्यटन के लिए नाविक प्रमाणन के तहत चलाए जाते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है इसमें जो टूरिज्म को प्रमोट करना है तो वहाँ पर जो लेक है जैसे चिल्का लेक है तो वहाँ पर बोटिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर वहाँ पर बोटिंग की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास सर्टिफाइड जो नाविक हैं यानी कि सेलर हैं वो होने चाहिए, ताकि वो क्या है चला सके, है ना। तो उसको वहाँ से भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है, पहले ट्रेनिंग दी जाएगी उनको एक स्किल डेवलपमेंट के तहत, और उसके बाद जो है इनका यूटिलाइजेशन किया जाएगा टू प्रमोट टूरिज्म। उच्च मूल्य आय वाले यात्री वे व्यक्ति होते हैं जो संभवतः अधिक खर्च करने वाले, लंबे समय तक रुकने वाले और लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्रों के बाहर के स्थानों की यात्रा करने वाले होते हैं। प्राकृतिक पर्यटन किसी क्षेत्र के प्राकृतिक आकर्षणों जैसे बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, स्टार गेजिंग, कैंपिंग, लंबी पैदल यात्रा, शिकार, मछली पकड़ने और पार्कों का दौरा करने पर आधारित है। ठीक है, तो जो हमारा प्राकृतिक पर्यटन यानी कि नेचुरल टूरिज्म की जो कैटेगरी है उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सब कुछ एग्जांपल है, जैसे बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, स्टार गेजिंग, कैंपिंग,
लंबी पैदल यात्रा यानी कि ट्रैकिंग, शिकार, हंटिंग जो कि भारत में नहीं होती है लगभग, मछली पकड़ने और पार्कों का दौरा करने पर आधारित है। पाकिस्तान में जो है शिकार, वो वहाँ पर अभी भी होता है शिकार पाकिस्तान में। और मज़े की बात यह है कि वहाँ का जो नेशनल एनिमल है उसके शिकार के लिए वहाँ पर छूट दी गई है, ठीक है। और उसके शिकार के लिए वो करोड़ों अरबों मतलब रुपए लेते हैं, डॉलर में। अगर कोई फॉरेनर आता है तो डॉलर में। तो जैसे सऊदी के प्रिंसेस होते हैं या फिर सऊदी की जो मिनिस्टर्स होते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है शिकार करना, तो वो शिकार करने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, उसकी वहाँ पर आप हंटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको रुपए देने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान में ये भी एक कल्चर है। प्राकृतिक पर्यटक अनुभवी पर्यटक होते हैं जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों की विविधता में रुचि रखते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हम लोगों ने बताया कि उच्च मूल्य वाले, जिनके जो उच्च मूल्य आय वाले यात्री कौन से होते हैं, और दूसरा नेचुरल टूरिज्म, और थर्ड जो आपके प्राकृतिक पर्यटक हैं। अब समझते हैं कि यहाँ के रामसर साइट क्या है। रामसर स्थल यानी कि रामसर साइट जो है, रामसर कन्वेंशन, अभी समय का मतलब कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है, यानी कि वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जिसे 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल एनवायरनमेंट ट्रीटी या फिर कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन भी कह सकते हैं, आपके तहत जो है आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? आपका 1971 में। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ था? तेहरान में। आपके जो तेहरान है कैपिटल है ईरान की, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरान के तेहरान में। तेहरान कैपिटल है, इसका नाम ईरान के रामसर रामसर शहर में हुआ था, ठीक है। रामसर शहर ये आपका ईरान में है, ठीक है। उसके नाम पर इसका नाम रामसर कन्वेंशन रखा गया है, जहाँ उस वर्ष सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, 1971 में। रामसर जो वेटलैंड्स है उनके संरक्षण और उनके संसाधनों के बुद्धिमानी पूर्ण टिकाऊ उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना है। तो इस प्रकार की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें रूल रेगुलेशन बनते ही हैं, ताकि इस प्रकार की जो साइट्स होती हैं उनको कंजर्व किया जा सके। और रामसर साइट से मैंने आपको पहले ही बताया कि बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि रामसर साइट्स क्या होती हैं आपकी ऐसे ही जो लैंड्स होती हैं जो मैर्सी और स्वैम्पी लैंड्स होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन जोन होता है लैंड और एक्वेटिक सिस्टम का, एक्वेटिक इकोसिस्टम का। तो इस वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार के पशु पक्षी मिलेंगे आपको, जीव मिलेंगे जो पानी में भी रह सकते हैं और जो स्थल में भी रह सकते हैं, दोनों टाइप की वैरायटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है आपकी जैव विविधता के लिए। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो इसका प्रोटेक्शन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रामसर साइट्स का 2023 में 11 ऐड की गई थी, तो टोटल 75 हो गई थी आपकी जो रामसर साइट्स है इंडिया में। और अभी भारत की जो 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया है। इसके बाद अब देश में रामसर साइट्स की संख्या 75 हो गई थी 2023 में, लेकिन 2024 में अभी हाल ही में 5 नई आर्द्र भूमियों को ऐड किया गया है, ठीक है। आपकी जो 5 और ऐड हुई हैं और टोटल आपकी 80 हो गई हैं, 80 भारत में, ठीक है। रामसर कन्वेंशन, इसे आर्द्र भूमियों पर अभी समय के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे वर्ष 1971 में रामसर ईरान में अपनाया गया था। 1975 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो इसको लागू कब किया था? ये कन्वेंशन हुआ था 1971 में, बट इसको एनफोर्स किया गया था आपका 1975 में, ठीक है। कन्वेंशन जो होते हैं इस प्रकार की मतलब कन्वेंशन होते हैं, ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो जरूरी नहीं है कि देश माने उसका पालन करे,
ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, कर भी सकते हैं जिनने साइन किया है, लेकिन अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखती हैं। विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल पैटर्नल दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में है पैटर्नल। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। पैटर्नल कहाँ पर है आपका? साउथ अमेरिका, ठीक है। वहाँ जहाँ से आपने ज्योग्राफी जब पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने देखा है कि अमेज़न निकलती है वहाँ पर। अमेज़न जो है साउथ अमेरिका में बहती है ना आपकी अमेज़न, और सिल्वासा के वहाँ फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर, इसे लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है तो जो वहाँ पर लीचिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है बारिश के कारण, प्रोडक्टिविटी वहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ एम्फीबियंस ज़्यादा होते हैं, वहाँ आपके जो उभयचर होते हैं, है ना, उभयचर जीव, वो भी ज़्यादा होते हैं आपके, और वहाँ लीचिंग इफेक्ट होता है, यानी कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बह जाते हैं आपके। तो जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर दलदली भूमि ज़्यादा है, जब दलदली भूमि ज़्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ पर वेटलैंड साइट्स भी ज़्यादा होंगी। तो उनमें से ही एक वेटलैंड साइट्स कौन सी है आपकी? पैटर्नल, जो कि सबसे बड़ी है। इसके अलावा ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। ये क्या है आप इसको भी जान लेते हैं। वर्ष 1990 में मॉन्ट्रेक्स में इसे अपनाया गया था, यानी कि मॉन्ट्रेक्स जो एक सिटी है, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, इम्पोर्टेंट है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, किसी को पता है? जेनेवा, जेनेवा हो सकती है क्या इसकी राजधानी? बर्न, बर्न का नाम सुना है? इधर स्विट्जरलैंड के जितने भी शहर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपका जेनेवा हो गया, वो भी इम्पोर्टेंट है। बर्न इसकी कैपिटल है, वो इम्पोर्टेंट है। मॉन्ट्रेक्स ये हो ही गया है आपका। इसके अलावा भी आपके जो है ग्लैंड है, एक शहर ग्लैंड है, GLAND, ठीक है। वहाँ IUCN का हेडक्वार्टर है, IUCN का हेडक्वार्टर। एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, वहाँ पर जानेंगे ये IUCN किया है, तो उसका हेडक्वार्टर फिलहाल कहाँ है? ग्लैंड में। तो वो भी स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड के बहुत सारे शहर जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है वर्ल्ड में। तो उनमें से ही एक आपका मॉन्ट्रेक्स है, और 1990 में इसको अपनाया गया था, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को। ये क्या है? यह उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है यही इसको आप रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सी जो है आपकी रामसर साइट इम्पोर्टेंट है। तो भारत में, भारत वालों ने, भारत सरकार ने 75 तो 80 हो गई है जो वो रामसर साइट तो इंडिया में है, लेकिन वर्ल्ड उनमें से केवल 2 ही रामसर साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। मतलब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में केवल 2 ही हमारी रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं वो भी हम लोग जानेंगे, और शायद आप लोगों को पता ही होगा पहले से ही, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में पता करने से पहले ये समझ लीजिए कि आर्द्र भूमि क्या है। तो या ये, लेकिन समझ लीजिएगा ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है आपका, आपको एनवायरनमेंट में भी पढ़ना रहेगा। तो मैंने बताया ना हमारे वहाँ 80 रामसर साइट्स हैं पूरे, लेकिन जो है वर्ल्ड जो रिकॉग्नाइज कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो 2 ही हैं हमारे, ठीक है। तो इनके जो कानून है, मतलब इस पे जो रूल रेगुलेशन है वो ज़्यादा टफ है किसी भी साइट्स को रामसर साइट डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो उसी वजह से केवल 2 ही हमारी रामसर साइट्स ऐसी हैं जो इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो कर पाती हैं। आर्द्र भूमि क्या होती है? यानी कि वेटलैंड्स, ठीक है। आर्द्र भूमि का मतलब वेटलैंड्स। ये आपको एनवायरनमेंट में भी पढ़ना है। आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान है जहाँ भूमि मौसमी या स्थायी रूप से जल, ठीक है, खारा हो, सलाइन वाटर हो या फ्रेश वाटर हो, उससे ढकी रहती है। यानी कि आपकी जो लैंड है उसमें पानी पड़ा हो, यानी कि दलदली भूमि टाइप का।
अब ये पानी कैसा भी हो सकता है, खारा भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सलाइन और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। ठीक है, तो मेनली जहाँ पर लैंड है और प्लस वाटर है, जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा आपका, दलदल बनेगा। ठीक है, और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर से मीथेन ज़्यादा एमिट होती है, उत्सर्जित होती है। और उसके अलावा इन क्षेत्रों में आपका पैडी क्रॉप यानी कि जो धान की खेती होती है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होती है। और इसीलिए क्या करते हैं, जो आपके फार्मर्स होते हैं वो इस क्षेत्र में जाते हैं और बायोडाइवर्सिटी का लॉस करके वहाँ पे चावल की खेती स्टार्ट कर देते हैं करना। ठीक है, उससे क्या होगा कि भाई ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ पर चावल का। अब जैसे आपने देखा ही होगा कि हमारे देश में पश्चिम बंगाल चावल के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो वहाँ पर क्या है, इस प्रकार की वेटलैंड जो साइट्स हैं या फिर वेटलैंड टाइप की भूमि है वो ज़्यादा है वहाँ पर आपकी। तो क्या करते हैं कि अब मैंने बताया कि बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपकी, वेटलैंड साइट्स में। और खेती करनी है तो आपका क्या करते हैं वो लोग, वेटलैंड साइट में जो भी बायोडाइवर्सिटी होती है यानी कि पेड़ का कटाव होगा, जब पेड़ का कटाव होगा ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो जीव होंगे वहाँ के जीव जंतु होंगे वो क्या है, वो छोड़ के भाग जाएंगे उस साइड को, है ना। तो वहाँ पर यानी कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो चाहे वो एनिमल्स की हो, तो लॉस हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या बताया कि आपका मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होना चाहिए और फिर वेटलैंड साइट्स होनी चाहिए और हमारा ये रैमसर कन्वेंशन है। ठीक है, ताकि इस प्रकार की साइट्स को हम बचा सकें, क्योंकि चावल भी जो है भारत में बहुत पॉपुलर है, सब लोग खाते हैं चावल। और चावल की जब खाते हैं, डिमांड है, तो चावल की खेती भी ज़्यादा करेंगे लोग। लेकिन चावल की खेती करेंगे और सबसे अच्छी भूमि कहाँ मिल रही है उनको, वेटलैंड्स में मिल रही है। तो इस टाइप की चीज़ों को रोकने के लिए ही इस प्रकार के कन्वेंशन किए जाते हैं। तो यह नदियों, दलदल, मैंग्रोव हमारे सबसे ज़्यादा सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ पर मैंग्रोव्स हमारे मिलते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। वो भी अब जब मैंग्रोव की बात आती है तो आपको सीधे उधर सुंदरवन में हम लोग पहुंच जाते हैं। जब सुंदरवन में वहाँ पहुंच जाते हैं तो वहाँ से हम लोगों को आइडिया मिल जाता है कि ये किस क्षेत्र की बात कर रहा होगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो कीचड़ युक्त भूमि यानी कि मड लैंड होते हैं वहाँ पे, तालाब, जलमग्न स्थान, बिलबोंग नदी की वह शाखा जो आगे चलकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, उनको बिलबोंग कहते हैं। लैगून का नाम सुना होगा, लैगून लेक्स होते हैं एक प्रकार के। ठीक है, झील और बाढ़ के मैदानों से विभिन्न रूप से हो सकती है। मतलब इस प्रकार की जो साइट्स हैं कहाँ पर मिल सकती हैं, इस प्रकार के एरियाज में मिल सकती हैं जहां पर इस प्रकार की स्पेशलिटी है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो होता है 2 फरवरी को होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 फरवरी को आपका वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसके अलावा 2 फरवरी अभी निकल गई है ना। हाँ, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और पूछा जाता भी रहेगा। इसके अलावा इसमें थीम्स भी आती हैं, तो वो भी आप देखिएगा, हर साल चेंज होती रहती है थीम्स। तो थीम्स भी पूछी जाती हैं कभी कभी, तो वो भी देखेंगे। फिलहाल मैं भूल के शायद इसको नोट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो भारत और रामसर कन्वेंशन, तो भारत ने जो है रामसर कन्वेंशन 1982 में साइन किया था, 1982 में। ठीक है, यानी कि 11 साल बाद, मतलब 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, 75 में लागू हुआ था। भारत ने जो है हस्ताक्षर किए थे 1982 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1982 पूछा भी गया है, एक आध बार पूछा गया है। और ऑप्शन में 1971 भी रहता है और 1975 भी रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। नहीं, अभी हुआ नहीं है। कोई डाउट है क्या किसी को? ये तो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है केवल। ठीक है,
बताना जरा, वेटलैंड सर्च करना गूगल में, वेटलैंड की जो 2 फरवरी को वेटलैंड डे था उसकी थीम क्या थी, ठीक है, तब तक सर्च कीजिएगा। तो 1982 में इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1982 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। रामसर साइट की कुल संख्या भारत में 80 है। कुछ मोस्ट पॉपुलर जो साइट्स हैं 80 की 80 ही वैसे याद हैं। जो जिस राज्य से है, जिस स्टेट से बिलोंग करता है, वो अपने स्टेट की रामसर साइट्स याद कर लीजिएगा कि कितनी रामसर साइट्स उस स्टेट में हैं और कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। हम लोग जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर पाएंगे यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि ये 80 है तो टोटल 80 पे तो हम लोग नजर नहीं डाल सकते, ठीक है। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वैली इसी बार की है ना, 2024 की। हाँ, तो इसकी जो थीम है इस बार की 2024 की जो थीम है वो है आपकी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स है, वेलबींग, ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है, ह्यूमन वेलबींग। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है थीम्स, ठीक है। तो आप लोग जो है थीम्स भी नोट कीजिए और याद कीजिए इस प्रकार के जो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है कि हमारे सामने सबसे ज्यादा चैलेंजेस इस वक्त एनवायरनमेंट को से रिलेटेड हैं। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी जो थीम है वो आपकी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग है। इसका यूज केवल प्रीलिम्स में ही नहीं करना है कि केवल प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आएगा हम बता देंगे, ठीक है। आपको इसका यूज, इस थीम का यूज आपके मेंस में भी करना है। अगर 2024 में आप मेंस लिखने जा रहे हो और क्वेश्चन पूछा गया वेटलैंड्स का, तो वहां पर भी आप ये थीम मेंशन करोगे, ठीक है। तो ये एडिशनल पॉइंट देंगे आपको। अगर 2025 में देने जाओगे तो 2025 का याद कीजिएगा, और वहां पर भी इस प्रकार के डे, वेटलैंड डे 2 फरवरी है तो वो भी मेंशन कीजिएगा। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास भारत में 80 रामसर साइट्स हैं, जिसमें एक आपकी चिल्का लेक सबको पता ही है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक जो है वो चिल्का लेक है, तो ये भी एक रामसर साइट है, ठीक है। केवल देव राष्ट्रीय उद्यान, केवल देव राष्ट्रीय नेशनल पार्क, केवल देव राजस्थान भरतपुर में है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरिके लेक, हरिके आपका पंजाब में, ठीक है। यहीं से आपकी जो इंदिरा कैनाल है जो राजस्थान में जाती है, सतलज नदी, ठीक है, वहां से ये हरिके से ही अलग की गई है। हरिके जो लेक है वहां से उसको अलग किया गया है। सतलज रिवर, सतलज जो रिवर है, सतलुज जो बहती है पंजाब में, वहीं पर आपका हरिके डैम है। डैम से आपकी एक कैनाल निकली है जो राजस्थान में जाती है, जिसे इंदिरा कैनाल कहते हैं। लोकटक लेक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। लोकटक मणिपुर, लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर चर्चा में था ना, मणिपुर था ना। तो लोकटक कहाँ पर है आपका? मणिपुर में। तो ये नेशनल पार्क है, ओनली नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, ओनली फ्लोटिंग, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इंडिया, ठीक है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बढ़िया, नेट पे सर्च कीजिएगा तब पता चलेगा कितना खूबसूरत नेशनल पार्क है ये। लोकटक लेक कितने अच्छे, पानी की तरह, पानी एकदम साफ है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल की तरह। तो वो कहाँ पर है? मणिपुर। तो मणिपुर ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुलर सबको पता ही है, ठीक है। वुलर कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में आपका वुलर लेक। आर्द्र भूमियों के संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, कब आया? 1986। हाँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन 1986, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब आते हैं इस प्रकार के कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया।
एयर पोल्यूशन एक्ट कब आया, वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आया, ठीक है। आपका आंध्र भूमि संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन एंड